Hello everyone, welcome or welcome back to my channel. I hope you're doing really great. So I know वीडियो बहुत टाइम बाद आ रही है बट कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स थे जिसके कारण वीडियोस नहीं आ पा रही थी एंड वो अनअवॉइडेबल चीज़ें थी. सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट एंड आई रियली वांट टू थैंक ईच वन ऑफ यू जो इस चैनल के साथ जुड़े रहे और जिन्होंने इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स किए एंड आई हैड टू कम बैक विद दिस वीडियो. तो 1.5 जो है ट्रांसफ़र ऑफ पावर ये बचा हुआ था. सो आई कंप्लीट दैट आज के वीडियो में. सो बेसिकली जो ट्रांसफ़र ऑफ पावर या पावर, ठीक है, तो इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन पार होता है बट मैं इस वीडियो में पावर बोलूँगी बिकॉज बार बार पार बोलने से ना वो फिर सुनने में थोड़ा वियर्ड हो जाता है. सो मैं पावर का यूज़ करूँगी, ठीक है, बट द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज़ पार. जस्ट रिमेंबर दिस. तो बेसिकली ट्रांसफ़र ऑफ पावर किस चीज़ का, तो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई उसमें कौन जीती थी? अलाइड पावर्स जीती थी, ठीक है. तो उसके बाद बेसिकली क्या था, किस तरीके से वो पावर जो है, पावर डायनेमिक्स इंटरनेशनली क्या रही, क्या नहीं रही, कैसा हुआ, क्या हुआ, वो हम देखेंगे. चेंज्ड एटीट्यूड ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट. ऑब्वियसली सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसे ही ख़त्म हुई तो पूरे वर्ल्ड की जो पॉलिटिकल ऑर्डर थी वो एक तरह से क्या हो गई, कम्प्लीटली चेंज हो गई, मतलब बिल्कुल बदल गई. तो ब्रिटेन जो है उन्होंने ऑलरेडी इंडिया पर कब्जा कर रखा था, कोलोनाइज कर रखा था, राइट. तो ब्रिटेन ने सोचा कि भैया हम तो हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज वगैरह थे, हम जितने ज़्यादा पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग थे या इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, तो वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है. तो हमें जो है खुद पे फोकस करना होगा पहले, तभी हम ये इंडिया वालों को ऐसे जो हमने इसे कोलोनाइज कर रखा है इसको हम बाद में देखेंगे, पहले हम खुद तो स्टेबल हो जाए, है ना. तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इम्पेरियलिज्म बेसिकली ख़त्म हो गई और न्यू कोलोनियलिज्म स्टार्ट हुई. ब्रिटेन ने फिर सोचा कि लेट्स रीगेन आवर पावर. तो जो हमने हमारी टेरिटरी भी अगर कुछ ऐसे तहस नहस हुई है, कुछ इकोनॉमिकली पॉलिटिकली जो भी हमें प्रॉब्लम हुई है उसको हम सही करेंगे. अब यहाँ पे एक नया टर्म हमें दिख रहा है जो कि है राइज ऑफ न्यू कोलोनियलिज्म. इम्पेरियलिज्म का तो मतलब हमें पता है, ठीक है. न्यू कोलोनियलिज्म का मतलब क्या होता है? तो इसका ये मतलब होता है कि अगर किसी भी कंट्री को डायरेक्ट मिलिट्री या पॉलिटिकल कंट्रोल चाहिए तो वो अपने इकोनॉमी, पॉलिटिकल, कल्चरल और बाकी जितना भी अदर रिसोर्सेज है उसको यूज़ करके दूसरे कंट्री पे पावर या इन्फ्लुएंस करता है अपना, ठीक है. तो अगर उसको बेसिकली क्या चाहिए कि उसे जो है किसी कंट्री का मिलिट्री और पॉलिटिकल कंट्रोल चाहिए, तो वो क्या करता है कि अपना मिलिट्री, अपना पॉलिटिकल, अपना कल्चरल, अपना सब कुछ जितने भी रिसोर्सेज है उसके थ्रू वो दूसरे कंट्री पे कंट्रोल करता है या दूसरे कंट्री पे इन्फ्लुएंस बिठाता है ताकि वो उसको कोलोनाइज कर सके. तो इसका मतलब होता है न्यू कोलोनियलिज्म, कि अपना जितना भी रिसोर्सेज है उसको यूज़ करके किसी दूसरे कंट्री पे कब्जा जमाना. अब इम्पेरियलिज्म का मतलब, अगर यहाँ पे कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जिनको नहीं पता होगा तो मैं वो भी बता दे रही हूँ कि इम्पेरियलिज्म का ये मतलब होता है कि अगर किसी कंट्री को अपना पावर या अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना है कोलोनाइजेशन की मदद से, तो वो अगर अपना इन्फ्लुएंस और पावर बढ़ाना है तो वो कोलोनाइजेशन के थ्रू भी बढ़ा सकता है, मिलिट्री फोर्स या बाकी किसी मीन्स के थ्रू भी बढ़ा सकता है. तो इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि एक कंट्री जो है वो दूसरे कंट्री पे अपना कब्जा जमाती है, अपना कंट्रोल बिठाती है, और किस तरीके से वो दूसरे कंट्री का रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके, ठीक है, वहाँ पे अपनी आइडियोलॉजी को फैलाएगा, फिर वहाँ के रिसोर्सेज को करप्ट करेगा दूसरे कंट्री का. इस तरीके से वो अपना इन्फ्लुएंस और अपना कंट्रोल दूसरे कंट्री पे बिठाता है. तो ये इम्पेरियलिज्म जो था वो ख़त्म हो गया था, न्यू कोलोनियलिज्म स्टार्ट हो रहा था. आई होप आई एम क्लियर. अगर नहीं हूँ तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो. आई गिव यू अ बेटर एक्सप्लेनेशन कमेंट सेक्शन में या दूसरे वीडियो में भी. ऑल्दो आई थिंक अभी तक क्लियर हो जाना चाहिए बेसिकली क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे, ठीक है. आगे चलते हैं. अब इस 1.5 में ना कुछ प्लान्स, कुछ मिशंस हमें देखेंगे जो कि एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. तो वेवल प्लान 1945 में हुई थी और ये फेल्ड थी. ये प्लान जो थी ये वाइसरॉय वेवल की प्लान थी. ऑब्वियसली नाम के ऊपर ही मोस्टली जो मिशंस होते हैं, जो प्लान्स होते हैं वो होते थे उस टाइम पे. तो ये फेल हो गई थी. बेसिकली इसमें था क्या, इसमें पहली बात तो वाइसरॉय वेवल जो थे उन्हें जेल में वो पहले जेल में थे, ठीक है, वो पहले प्रिजन के अंदर थे. तो उनको पहले रिलीज़ किया गया जेल से और उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि भैया देखो अब जो है वाइसरॉय का नया काउंसिल बनेगा, जिसके लिए उन्होंने बोला कि जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, चाहे वो कांग्रेस के हो या मुस्लिम लीग के हो, जितने भी मेंबर्स हैं वो सब एक जगह पे आए. शिमला में बेसिकली उन्होंने कहा आने के लिए 24 जून 1945 को. अगेन फैक्चुअल डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं तो डेफिनेटली मार्क दिस. शिमला 24 जून 1945.
तो वेवल कहते हैं कि भैया देखो, मुझे जो है अपने लिए एक नया काउंसिल चाहिए, वाइसरॉय का नया काउंसिल होना चाहिए। तो उसके लिए आई वांट कि जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो सब शिमला में 24 जून को आए, ठीक है। इसी को उन्होंने कहा कि वेवल प्लान इसको कहा जाएगा 1945 का। तो अब क्या होता है, अब जो मोहम्मद अली जिन्ना है वो कहते हैं कि देखो भैया, हमें जो है ये जो नया काउंसिल जो बन रहा है उसमें हमें एक्सक्लूसिव राइट्स चाहिए। एक्सक्लूसिव मतलब क्या, स्पेशल राइट्स। अब स्पेशल राइट्स क्यों चाहिए, हमें स्पेशल राइट्स इसलिए चाहिए ताकि जितने भी मुस्लिम मेंबर्स हैं हम उनको नॉमिनेट कर पाए मुस्लिम लीग से डायरेक्टली काउंसिल में नॉमिनेट करने के लिए हमें चाहिए कि हम अपने मुस्लिम मेंबर्स को नॉमिनेट करें। तो आप हमें ये एक्सक्लूसिव राइट्स दीजिए। क्यों दे भैया, है ना, क्यों दे। अब कांग्रेस भड़क गई, भाई क्या है ये, ऐसे थोड़ी होता है, मुस्लिम लीग थोड़ी अपने मेंबर्स को जाके जो नया काउंसिल है उसमें नॉमिनेट कर लेगी। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, दिस इज़ नॉट फेयर। तो अब जो है विवाद शुरू हो गया मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में। तो फिर ऑब्वियसली अगर कोई भी प्लान हो रहा है, कोई भी अगर मीटिंग बैठी है, कुछ किसी भी चीज़ पे चर्चा हो रही है और वहाँ पे अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है, कुछ विवाद शुरू हो जाता है, तो ऑब्वियसली उसका कोई एंड रिजल्ट नहीं आएगा। तो वही हुआ, इसीलिए वीवल प्लान जो है वो भी फेल हो, ठीक है। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द कैबिनेट मिशन अगेन। अब कैबिनेट मिशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई, बिकॉज हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे, इसके फेलियर के बारे में, इसमें क्या क्या प्रपोज किया गया था, अगर ये फेल हुआ तो किस तरीके से हुआ, रिजेक्ट हुआ तो किस तरीके से हुआ, क्यों हुआ, क्या है क्या नहीं, वील रीड इन दिस, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन प्लान जो है वो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली ने डिसाइड किया था। एक मिशन उन्होंने सोचा था कि ये जो इंडिया में पॉलिटिकल डेडलॉक चल रही है ना, कि मतलब कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं थी उस टाइम पे इंडिया पे, तो ये जो पॉलिटिकल डेडलॉक चल रहा है इसको किसी ना किसी तरीके से हमें ख़त्म करना है, हमें सेव करना है इंडिया को इस पॉलिटिकल डेडलॉक से। तो इसीलिए क्लेमेंट एटली ने बोला कि भैया देखो, एक कैबिनेट मिशन करते हैं ये पॉलिटिकल डेडलॉक को हटाने के लिए। तो इस कैबिनेट मिशन के कुछ मेंबर्स थे। वो मेंबर्स कौन कौन थे, पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। ये तीनों जो थे ये कैबिनेट मिशन के मेंबर्स थे। अगेन फैक्चुअल डिटेल वेरी इंपॉर्टेंट, ये नाम याद करो, 1 मार्क में भी आ सकता है, ठीक है। अब इनका क्या ऑब्जेक्टिव था कि देखो भैया, हम जाएंगे इंडिया में, वहाँ पे हम पीस लेके आएंगे, शांति लेके आएंगे और पावर का ट्रांसफ़र सही तरीके से करेंगे। ये जो किसी के पास भी प्रॉपर पावर नहीं है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है इंडिया में, कोई गवर्नमेंट के पास कुछ नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं है खुद का, तो ये सब चीज़ें जो है हम वो सॉर्ट करेंगे वहाँ पे जाके और पीस लेके आएंगे, ये उन्होंने सोचा था। और ये रिकमेंड कब, ये जो कैबिनेट मिशन है ये स्टार्ट कब, इट हैज़ इट्स ओन रिकमेंडेशंस ऑन 16 मई 1946, ठीक है, ये शुरू हुई इस टाइम पे। अब कैबिनेट मिशन में बहुत सारे प्रपोजल्स थे, मतलब कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ये करेंगे, है ना। तो वो क्या क्या था, तो ये था, पहला तो ये था कि जो इंडियन फेडरेशन होगी उसमें ब्रिटिश इंडिया होगी और नेटिव स्टेट्स होंगे। मतलब ब्रिटिशर्स जाएंगे नहीं, वो वहीं रहेंगे, वो इंडिया को छोड़ के जाएंगे ही नहीं, वो रहेंगे उस इंडियन फेडरेशन में। भैया इंडियन फेडरेशन में ब्रिटिश का क्या काम है ना, बट कोई नहीं, उन्हें रहना है तो रह ले। उसके बाद दूसरा प्रपोजल ये था कि जो सेंटर है उसके पास कंट्रोल होगा डिफेंस का, फॉरेन अफेयर्स का और कम्युनिकेशंस का। तो सेंटर के पास ये सारा कंट्रोल होगा और जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं वो उन सब का कंट्रोल किसके पास होगा, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स के पास। तो देखो भैया, अब ब्रिटिशर्स ने क्या खेल खेला। अब ऑब्वियसली ब्रिटिश इंडिया जो रहेगी वहाँ पे ब्रिटिशर्स का बोलबाला रहेगा, वो रहेंगे इंडियन फेडरेशन में, तो सेंटर में वो रहेंगे। तो जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर है, जैसे डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, उस पर तो ब्रिटिशर्स का कंट्रोल हो जाएगा बहुत ज़्यादा, है ना। और अब नेटिव स्टेट्स को खुश करने के लिए इन्होंने क्या कहा कि देखो भैया, हम तुमको तुम्हारी ऑटोनॉमी दे रहे हैं, तुम अपने प्रोविंस में कुछ भी कर सकते हो, है ना, जो कि ऐसे बोलने के लिए बोला है। अब देखो, अब किसी भूखे इंसान को सूखी रोटी पे दिखा दो तो वो चला ही जाएगा ना वहाँ पे। तो वैसे ही जो नेटिव स्टेट्स थे उनको बता दिया कि देखो भैया, हम तुम्हें प्रोविंशियल लेजिस्लेचर दे रहे हैं, ऑटोनॉमी दे रहे हैं वहाँ पे, तो यू शुड बी हैप्पी विद दैट। एंड विच इज़ लाइक कि बहुत छोटी सी चीज़ है भाई, इंडिया हमारा है तो वी शुड हैव द कंट्रोल ऑन द डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड एवरीथिंग। बट ब्रिटिशर्स ने क्या कहा कि देखो भैया, वो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में तुम्हें फुल ऑटोनॉमी मिलेगी, बट सेंटर में तो हमारा भी से होगा, ऐसा था उनका। अब तीसरा उन्होंने क्या किया, 3 ग्रुप्स बना दिए। अब जितने प्रोविंस के अकॉर्डिंग ग्रुप्स बनाए, हिंदू मेजॉरिटी एक ग्रुप में, मुस्लिम मेजॉरिटी एक ग्रुप में, ऐसे करके। अब ग्रुप ए में जो थे वो थे हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंसेस,
तो जिस जिस जगह पे हिंदू मेजॉरिटी में थे वो ग्रुप ए में थे, जैसे मद्रास हो गया, सीपी हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, ठीक है। ग्रुप ए में 3 चीफ कमिश्नर प्रोविंस भी थे, दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा और कुर्ग, ठीक है। ग्रुप बी में मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस थे, जैसे पंजाब के हो गए, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के हो गए, बालूचिस्तान के हो गए, सिंध के हो गए, ठीक है। ये सब जो थे वो ग्रुप बी में थे। और ग्रुप सी में बंगाल और असम था। ऑब्वियसली भाई बंगाल और असम में भी बहुत ज़्यादा मुस्लिम मेजॉरिटी थी उस टाइम पे, तो एविडेंटली ग्रुप बी और सी जो थे वो पूरा कंट्रोल किसके अंडर था? मुस्लिम्स के अंडर। कि ग्रुप बी तो ऑलरेडी मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस है ही, ग्रुप सी में भी जो 2 प्रोविंस है उसमें मेजॉरिटी में मुस्लिम ही है। अगेन वन थिंग टू हैव एन एप्पल, दिस वॉज अगेन एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, क्योंकि कांग्रेस को अच्छा नहीं लगेगा कि मेजॉरिटी तो फिर यही है ना, मुस्लिम्स ही हो रहे हैं ना फिर। अब देखो, ईच ग्रुप हैड द राइट। अब अगर ये जो ग्रुप है अगर ये चाहे कभी भी तो ये फेडरल यूनियन से बाहर हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो उस मतलब इंडियन का जो इंडियन फेडरेशन है उसके अंदर ही रहे, वो जब चाहे वो उससे निकल सकते हैं, ठीक है। और एक नई कॉन्स्टिट्यूशन भी बनेगी और ईच ग्रुप वॉज टू सेटल इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन। वेरी फक्ड अप, बट कोई नहीं, दिस वॉज द 4th प्रपोजल। 5th प्रपोजल ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी के लिए भी इलेक्शंस होंगे और उसमें 3 इलेक्टिंग मेंबर्स होंगे, मतलब 3 ऐसे ग्रुप्स होंगे जो इलेक्ट करेंगे मेंबर्स को, ठीक है। जैसे हम अभी वोट देने जाते हैं तो वी आर द मेंबर्स हु एक्चुअली इलेक्ट आर रिप्रेजेंटेटिव्स, राइट। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी का इलेक्शन होगा वो 3 ग्रुप्स करेगी। पहला तो जनरल के अंदर जितने भी लोग जो मुस्लिम्स नहीं थे और सिख्स नहीं थे, मुस्लिम्स और सिख्स को छोड़ के जितने भी कम्युनिटीज़ थे वो सारे जनरल के अंडर आते हैं। तो जनरल एक तो ये करेंगे वोट, दूसरा मुस्लिम्स करेंगे, तीसरा सिख्स करेंगे, ठीक है। और ये सारा किस मेथड से होगा? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अगेन ये बहुत छोटी सी चीज़ है पर बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं 1 मार्क में क्या मेथड था उस टाइम पे इलेक्शन का, ठीक है। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी था वो एक ट्रीटी करेगी ग्रेट ब्रिटेन के साथ। उस ट्रीटी में क्या होगा कि कुछ मैटर्स ऐसे होंगे जहाँ पे इंडिया विल बी फ्री टू डिसाइड वेदर इट शुड रिमेन विद इन ब्रिटिश कॉमनवेल्थ और secede फ्रॉम इट। तो एक ऐसा ट्रीटी हुआ जहाँ पे ये बोला गया कि देखो इंडिया के पास ये राइट होगा कि इंडिया अगर चाहे तो वो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के अंदर रह भी सकती है, उसके बाहर निकल भी सकती है। दिस वॉज अगेन अनदर प्रपोजल, ठीक है, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ, ठीक है, रिमेंबर दिस। और जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रही थी तो कैबिनेट मिशन ने ये प्रपोज किया कि जब तक कॉन्स्टिट्यूशन बनेगी तब तक के लिए एक इंटरिम गवर्नमेंट होगी, ठीक है। इंटरिम गवर्नमेंट का क्या मतलब होता है कि वो गवर्नमेंट जब कोई परमानेंट गवर्नमेंट नहीं बनी होती है तो उस छोटे से ड्यूरेशन के लिए जब कोई गवर्नमेंट नहीं रहती है इनटू एक्शन, वो जो गवर्नमेंट होती है उसको इंटरिम गवर्नमेंट कहते हैं, तो वो बनेगी, ठीक है, ओके। सो ये जो पाकिस्तान का डिमांड था ना उसे रिजेक्ट कर दिया गया। तो बेसिकली मोहम्मद जिन्ना वो चाहते थे कि 2 नेशन थ्योरी पे वो चल रहे थे, वो चाहते थे कि पाकिस्तान एक अलग से देश फॉर्म हो, बट कैबिनेट मिशन ने कहा कि भैया देखो हम ये नहीं कर सकते। और क्या क्या रीज़न दिया इस चीज़ को रिजेक्ट करने का? पहला तो ये कि एक टोटली डिफरेंट कंट्री, एक फुल फ्लेज्ड पाकिस्तान बनाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि मुस्लिम मेंबर्स जो है वो सिर्फ मुस्लिम प्रोविंसेस में ही नहीं बल्कि बाकी प्रोविंसेस में भी थे, जैसे कि बंगाल और असम में भी थे। और बंगाल और असम में ऑल्दो वो दोनों मुस्लिम प्रोविंस नहीं थे बट वहाँ पे मुस्लिम्स थे। इसका क्या मतलब है कि वहाँ पे मुस्लिम्स के अलावा भी बाकी कम्युनिटीज़ होंगे। तो ऐसे मुस्लिम्स को बाइफरकेट करके पूरी तरीके से एक दूसरी कंट्री बना के वहाँ उसे भेजना वॉज नॉट पॉसिबल उस टाइम पे। तो कैबिनेट मिशन ने कहा कि फुल फ्लेज्ड पाकिस्तान बनाना तो पॉसिबल नहीं है, तो हम तो ये नहीं करेंगे। दूसरा ये कहा कि अभी मुस्लिम लीग आ रही है ये बोल के कि कम्यूनल बेसिस पे हम चाहते हैं कि पाकिस्तान फॉर्म हो। कल को जो वेस्ट बंगाल के हिंदूज़ है वो आके कहेंगे कि हमें भी एक हिंदू मेजॉरिटी वाली कंट्री चाहिए। उसके बाद जो सिख्स है वो भी बोलेंगे कि भैया देखो हमें भी अम्बाला और जलंधर के डिवीज़न चाहिए, है ना। तो हर कोई अपना अपना रीज़न लेके आ जाएगा कि हमें जो है एक सेपरेट प्रोविंस, एक सेपरेट कंट्री चाहिए, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तीसरा ये कि अगर बंगाल और पंजाब का पार्टीशन हो जाता है, जो कि
ऑब्वियसली होता, वाई, बिकॉज वहाँ पे बहुत ज़्यादा मुस्लिम मेजॉरिटी थी। तो फिर बहुत ज़्यादा एक डीप सीटेड रीजनल टाइज थे उनके बीच में। बंगाल और पंजाब के बीच में एक एक बॉन्ड टाइप का था, एक टाई था, चाहे वो रिसोर्स वाइज हो या किसी भी वाइज आप देख सकते हो। तो बहुत ही रिसोर्सफुल एरिया भी था। तो अगर वो पार्टीशन हो जाता है तो बहुत ज़्यादा लॉस होगा इकोनॉमी को भी और एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस में भी, जितनी भी चीज़ें हैं उसमें भी। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमी दोनों में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है। उसके बाद अगर पाकिस्तान बनता है तो पाकिस्तान के दो हिस्से बनेंगे। ठीक है। और उन दो हिस्सों के बीच में कम से कम 700 माइल का डिफरेंस होगा, जो कि बहुत ज़्यादा है। और ये जोग्राफिकली पॉसिबल नहीं है। अब तुम क्या सोच रहे हो कि एक कंट्री है, उसके दो हाफ है और एक हाफ से दूसरे हाफ जाने के लिए 700 माइल क्रॉस करना पड़ा। डू यू थिंक इट्स प्रैक्टिकली पॉसिबल? ये काय का कंट्री हुआ ये, समझ रहे हो? तो जोग्राफिकली भी पॉसिबल नहीं था, इसलिए रिजेक्ट हो गया। अब कैबिनेट मिशन का इंटेंशन क्या था, वो चाहते क्या थे? वो ये चाहते थे कि जो the plan of the cabinet mission was intended to compromise in two ways. पहला तो ये कि कांग्रेस को थोड़ा ऐसा शांति टाइप्स मिल गया कि चलो भैया ठीक है, मुस्लिम लीग को तो मना कर दिया पाकिस्तान के लिए, तो कांग्रेस वाज आल्सो लिटिल हैप्पी। ठीक है। दूसरा ये कि मुस्लिम लीग भी थोड़ी पैसिफाई हो गई थी। क्यों हो गई थी? बिकॉज उनको दिख रहा था कि कहीं ना कहीं मुस्लिम मेजॉरिटी दिख रही है, क्योंकि ग्रुप बी और ग्रुप सी, रिमेंबर वहाँ पे जब प्रोविंसेस का डिवीजन था ग्रुप वाइज, तो वहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी थी। तो उनको लगा कि हो सकता है कि हमारा मेजॉरिटी हो, तो वो भी पैसिफाई हो गए थे। ठीक है। अब ये देखो क्या होता है, कैबिनेट मिशन के अगेंस्ट सबका रिएक्शन क्या था। पहला तो कंट्रोवर्सी चल रहा था, ग्रुपिंग ऑफ प्रोविंसेस जो हुई थी ना, ग्रुप ए, बी और सी, इस पर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही थी। कांग्रेस ने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। उसने कहा कि एक इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी, उसमें आप ये बता रहे हो कि क्या कहते हैं, ग्रुप बी और सी टोटली मुस्लिम लीग, मतलब मुस्लिम मेजॉरिटी होगी, तो व्हाट आर यू ट्राइंग टू से कि हम माइनॉरिटी में रहे। ऑब्वियसली वो एक रीज़न था रिजेक्ट करने का। ऊपर से एक और चीज़ थी जो कि यहाँ पे लिखी भी हुई है, लीग पार्टी वॉज नॉट एक्सेप्टेबल टू कांग्रेस। कांग्रेस ऑल्सो इंटरप्रिटेड द ग्रुपिंग एज ऑप्शनल, जो कि मैंने अभी कहा, ग्रुप बी और सी में मुस्लिम मेजॉरिटी थी। Congress also opposed League's claim that it had the only right to nominate all the Muslim members to the Executive Council. But Congress agreed to participate in the Constituent Assembly for framing the Constitution of India. उसने बोला कि ये जो तुम्हारे इंटरिम गवर्नमेंट एंड ऑल दैट बुलशिट है, जो भी तुम ये ग्रुपिंग कर रहे हो, वो सब तो बिल्कुल बकवास है, बट ठीक है, हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट हो सकते हैं। दिस इज व्हाट दे अग्रीड अपॉन, बट दे टोटली रिजेक्टेड द कैबिनेट मिशन का जो भी प्रपोजल था वो। अब मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट कर लिया इस प्रपोजल को। क्यों? क्योंकि उन्हें भी दिख रहा था कि भैया ग्रुप बी और सी में मुस्लिम मेजॉरिटी है, तो उन्हें भी अपना दिख रहा था कि भैया एक तरह से ये टैक्टिकल एडवांटेज भी हो सकता है। मे बी शायद कैबिनेट मिशन हमें एक तरीके से ये इन्फॉर्मेशन देनी चाह रही हो, मतलब एक टैक्टिकल वे में, टैक्टफुली, कि तुम भैया आगे जाके पाकिस्तान बना सकते हो, है ना। ये भी लग रहा था उन्हें थोड़ा बहुत। ठीक है। पंजाब ने इसे अपोज किया। क्यों? क्योंकि जो सिख कम्युनिटी थी उसने कहा कि पंजाब को ग्रुप बी में तुमने रखा है, विद जो जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी है। ग्रुप बी वाज बेसिकली मुस्लिम मेजॉरिटी, राइट। तो उस ग्रुप बी में ही पंजाब भी थी। तो सिख को ये लगा कि भैया जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी है ऑब्वियसली वो डोमिनेट करेंगे, तो उन्हें यह सही नहीं लगा, तो उन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद जो डिप्रेस्ड क्लासेस थे उनका ये कहना था, अच्छा वहाँ पे दो लीडर्स थे, मतलब दो ग्रुप्स थे डिप्रेस्ड क्लासेस के। एक जो था वो बाबू जगजीवन राम लीड कर रहे थे, और दूसरा जो है BR अम्बेडकर जी लीड कर रहे थे। उन्होंने भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि डिप्रेस्ड क्लास को सिर्फ एक ही सीट मिली थी इंटरिम गवर्नमेंट में, और जो जगजीवन राम है उन्होंने कांग्रेस का सपोर्ट भी किया है इस चीज़ में। तो ये सब चीज़ें थी। जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो डायरेक्ट एक्शन बाय मुस्लिम लीग, इसमें क्या होता है, इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए इलेक्शंस हो रही होती है जुलाई 1946 में, और इस इलेक्शंस में ये देखा जाता है कि कांग्रेस जो है वो मेजॉरिटी में जीत जाती है। अब जिन्ना बिल्कुल ऐसे चौकन्ना हो गया कि भैया ये क्या है, कांग्रेस तो बिल्कुल मेजॉरिटी में जीती है। उसे फिर ये लगने लगा कि अब जो पावर का ट्रांसफ़र है वो सिर्फ हिंदूज़ के बीच में होगा, सिर्फ कांग्रेस के बीच में होगा, क्योंकि उनके पास ही है मेजॉरिटी। तो जो भी पावर ट्रांसफ़र होगी वो हिंदूज़ के बीच में, कांग्रेस के बीच में ही होगी।
जब वेवल, जो वाइसरॉय वेवल थे, उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के साथ डिस्कशन शुरू की इंटरिम गवर्नमेंट के फॉर्मेशन को लेके, तो मुस्लिम लीग जो है, जिन्ना ने जो है उस इंटरिम गवर्नमेंट में ज्वाइन करने से रिफ्यूज़ कर दिया। उसने कहा कि भैया हमें नहीं बनना इंटरिम गवर्नमेंट का पार्ट। उसके बाद मुस्लिम लीग ने जो है एक ये रेजोल्यूशन निकाला कि जो हमने कैबिनेट मिशन के साथ अग्री किया था हम उसको भी वापस लेते हैं, हम नहीं अग्री कर रहे किसी भी चीज़ के साथ, वी आर टेकिंग बैक, वी आर विथड्रॉइंग आर एक्सेप्टेंस ऑफ द कैबिनेट मिशन प्लान। ठीक है। उसके बाद 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे सेलिब्रेट कर रहे थे मुस्लिम लीग के मेंबर्स। और ये डायरेक्ट एक्शन डे का मतलब क्या था? इसका ये मतलब था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसका तो हम सपोर्ट ले सकते हैं, बट वी विल बी टोटली अगेंस्ट द पॉसिबल हिंदू डोमिनेशन। ठीक है, कि हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ है, ऐसा नहीं है कि हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट जा रहे हैं, बट हम ये जो हिंदू मेजॉरिटी है ना उसके अगेंस्ट जा रहे हैं, हमें वो नहीं चाहिए। वी डोंट लाइक दैट डोमिनेटिंग हिंदू मेजॉरिटी जो अभी है। एंड इस डे का ये भी सिग्निफिकेंस था कि इस दिन को उन्होंने रखा कि भैया डायरेक्ट एक्शन डे का मतलब है कि हमें जो अपना गोल है पाकिस्तान, उससे बिल्कुल भी हिलना नहीं है। तो डायरेक्ट एक्शन डे और या फिर डायरेक्ट एक्शन डे वाज सेलिब्रेटेड फॉर द रियलाइजेशन ऑफ द डिजायर्ड गोल ऑफ पाकिस्तान। ठीक है। और इस डायरेक्ट एक्शन डे के थ्रू वो पाकिस्तान का फॉर्मेशन करते, पाकिस्तान बनाते थ्रू नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स, मतलब इलीगल वे में, नॉन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन जिस चीज़ का परमिशन नहीं देती है उस प्रोसेस के थ्रू अगर उनको ये भी प्रोसेस अपनाना पड़ता जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स भी अगर अप्लाई करना पड़ता पाकिस्तान के फॉर्मेशन के लिए, तो वो भी करते। ठीक है। कम्युनल राइट्स, ऑब्वियसली जब ये चीज़ आई उसके बाद कम्युनल राइट्स तो होंगे ही, दंगे फसाद होंगे ही, तो बहुत सारी जगह पे हो रहे थे वो दंगे फसाद। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट। अब क्या होता है, मुस्लिम लीग ने जब मना कर दिया कि भैया हम तो इंटरिम गवर्नमेंट में नहीं पार्ट लेंगे, तो जो वाइसरॉय थे वेवल, उन्होंने भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है उसके बाकी मेंबर, जवाहरलाल नेहरू और उसके बाकी मेंबर्स जितने भी थे जवाहरलाल नेहरू के साथ, उनको 2 सितंबर 1946 को एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मीटिंग के लिए बुलाया। ठीक है। तो यहाँ पे इस मीटिंग में चर्चा हुई, कुछ डिस्कशंस हुए और फिर ये चीज़ आई, एक नेगोशिएशन आई कि 14 सीट्स में से, जस्ट अ सेकंड लेट मी जस्ट सी, हाँ 14 सीट्स में से 5 सीट जो है वो मुस्लिम लीग को मिलेगी। सो आउट ऑफ 14 सीट्स ओनली 5 सीट्स विल बी गिवन टू मुस्लिम लीग। अब जिन्ना ने बोला कि भैया ये क्या है, वी आर नॉट अग्रीइंग विद दिस, हम तो नहीं मानेंगे इस चीज़ को, हमें इतनी कम सीट्स नहीं चाहिए। उसके बाद जो है 2 सितंबर को ही मुस्लिम लीग ने डे ऑफ मोर्निंग सेलिब्रेट किया, सेलिब्रेट नहीं किया, डे ऑफ मोर्निंग रखा। क्यों डे ऑफ मोर्निंग? क्योंकि 2 सितंबर को ही उन्हें 5 सीट मिली आउट ऑफ 14 सीट, सो दे वर लाइक दिस इज़ वेरी बैड। तो उन्होंने अपना रोना धोना, अपना जो भी है, दे टुक एक्चुअली ब्लैक फ्लैग्स, मतलब काले झंडे लेके वो पूरे कंट्री में घूम रहे कि भैया हमारे साथ क्या हो गया, हम तो बहुत डिप्रेस्ड है, हम तो बहुत दुखी हैं एंड स्टफ लाइक दैट। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, वाइसरॉय वेवल ने फिर से मुस्लिम लीग को जाके बोला कि भैया आप आओगे, आप एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ज्वाइन करोगे नहीं करोगे? उसके बाद मुस्लिम लीग मान गई कि ठीक है हम इंटरिम गवर्नमेंट को ज्वाइन करेंगे। ये क्या हुआ, पहले आप मना कर रहे हो, फिर आप डे ऑफ मोर्निंग सेलिब्रेट कर रहे हो, फिर आप आ जा रहे हो। बट एनीवेज, ठीक है। बट मुस्लिम लीग की जो ये एंट्री हुई इंटरिम गवर्नमेंट में, इससे कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म नहीं हुई, बल्कि और ज़्यादा बढ़ गई। तो मुस्लिम लीग जैसे ही अंदर, अगेन स्मार्ट मूव भी कह सकते हो कि जो चीज़ हम बाहर नहीं रह के कर पा रहे वो हम अंदर जाके कर ले, तो डम मूव नहीं कहेंगे, एक तरह से स्मार्ट मूव ही कह सकते हैं हम मुस्लिम लीग की तरफ से। ठीक है। तो क्या उन्होंने क्या किया कि वो इंटरिम गवर्नमेंट के अंदर आए और उन्होंने वहाँ पे चीज़ों को मानना बंद कर दिया, लाइक वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट शुरू कर दिए, इंटरनली और एक्सटर्नली एकदम कॉन्फ्लिक्ट्स, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे। फिर AICC के मीटिंग में 14 जून 1947 में सरदार पटेल ने भी ये चीज़ कहा कि पाकिस्तान वॉज एक्चुअली फंक्शनिंग नॉट ओनली इन पंजाब एंड बंगाल बट ऑल्सो इन द इंटरिम गवर्नमेंट, मतलब इंटरिम गवर्नमेंट के अंदर भी बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं। इट्स नॉट जस्ट एक्सटर्नली दैट दिस इज हैपनिंग, इट इज़ ऑल्सो हैपनिंग इंटरनली एंड दिस नीड्स टू गेट रिजॉल्व्ड। उसके बाद वाइसरॉय वेवल के पास एक लेटर आया, कांग्रेस ने भेजा था वो लेटर, कि ये जो मुस्लिम लीग है उसको कहो कि यहाँ से तो रिज़ाइन करें इंटरिम गवर्नमेंट से, अदरवाइज़ कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आएगा।
इसके बाद क्या होता है, यही चल रहा था, ऐसी सिचुएशन चल रही थी बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट वाली। फिर ये पूरा सिचुएशन चेंज हुआ, कब चेंज हुआ, जब ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एटली ने अनाउंस किया ब्रिटिश पार्लियामेंट में 20 फरवरी 1947 को कि जो गवर्नमेंट है उसे पावर का ट्रांसफ़र इंडियंस को करना होगा बिफोर जून 1948। जून 1948 तक इंडियंस के पास पावर आ जाना चाहिए। ये चीज़ क्लेमेंट एटली ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में 20 फरवरी 1947 को कहा। ठीक है, इसके बाद लॉर्ड माउंट बैटन आते हैं इंडिया में और वो अपने प्रपोजल्स लेके आते हैं, जिसको हम माउंट बैटन प्लान भी कहते हैं, 1947 में जो हुआ था, मार्च 1947 में। इसके क्या क्या फीचर्स थे कि इंडिया को अब पार्टीशन किया जाएगा, इंडिया को अब डिवाइड किया जाएगा और पाकिस्तान का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, पाकिस्तान का जो फॉर्मेशन होगा उसमें कौन कौन से प्रोविंसेस होंगे, उसमें मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस होंगे, सिंध के, बलूचिस्तान के, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, वेस्ट पंजाब, ईस्ट बंगाल, ये सारा जो होगा वो पाकिस्तान का पार्ट होगा। और जितने जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज थे बंगाल और पंजाब के, वो डिसाइड करेंगे इन फेवर ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, तो जो भी डिसीजंस होंगे वो लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ बंगाल एंड पंजाब विल डिसाइड। इंडियन डोमिनियन वुड बी फॉर्म्ड विद द रेस्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ईस्ट पंजाब एंड वेस्ट बंगाल। अब इंडिया में क्या क्या रहेगा, जो बाकी का जो भी पोर्शन बचता है ब्रिटिश इंडिया का, वो ईस्ट पंजाब और वेस्ट बंगाल। In case of partition of Bengal and Punjab, a boundary commission would be formed to demarcate the exact। अब obviously पंजाब और बंगाल के बीच में partition is like a very big thing, तो वो अगर partition हो रही है बंगाल और पंजाब के बीच में, तो एक boundary commission को भी रखा जाएगा, जो कि ये चीज़ का ध्यान रखें कि वो जो exact boundary वो डिमार्केट हो रहा है कि नहीं, वो exact boundary बन रही है या नहीं, वो exact line बन रही है या नहीं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और सिलहेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम में एक ओपिनियन पोल होगा, उनसे ये पूछा जाएगा कि क्या उन्हें इंडिया ज्वाइन करना है क्या उन्हें पाकिस्तान ज्वाइन करना है, ये उनसे पूछा जाएगा। उसके बाद जो नेटिव स्टेट्स हैं उनके पास भी ऑप्शन रहेगा कि इधर वो पाकिस्तान को ज्वाइन कर सकते हैं या वो इंडिया में ही रह सकते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ सिंध के पास भी ये डिसीजन था वेदर टू स्टिक विद इंडिया और टू गो टू पाकिस्तान। ठीक है, लास्टली इस प्लान ने ये भी डिक्लेयर किया कि जो ट्रांसफ़र ऑफ पावर होगा वो जून से बहुत पहले हो जाएगा। ठीक है, और ब्रिटिश पार्लियामेंट वुड पास एन एक्ट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ पावर इन इंडिया बिफोर 15 अगस्त 1947। वो उन्होंने ये भी कह दिया कि जून तो बहुत देर है, हम अगस्त के पहले ही ट्रांसफ़र कर देंगे इस पावर का, 15 अगस्त 1947 के पहले। ओके, द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, इसमें क्या होता है, इसमें जो नेशनलिस्ट लीडर है वो अग्री नहीं करते हैं, वो कहते हैं कि भैया हम 1/3 ऑफ द कंट्री मुस्लिम लीग या पाकिस्तान को नहीं दे सकते, बिकॉज ऑब्वियसली एक मेजर चंक ऑफ इंडिया पाकिस्तान के पास चली जा रही है ना। तो जो नेशनलिस्ट लीडर थे उन्होंने कहा कि भैया हम 1/3 तो ऑफ इंडिया तो हम नहीं दे सकते पाकिस्तान को, दिस इज़ वेरी अनफेयर, हम ये नहीं करेंगे। फिर माउंट बैटन प्लान के थ्रू कंसेशंस भी मिलती कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों को, बट ऑब्वियसली कंसेशन से क्या ही हो जाता। ठीक है, तो बेसिकली लास्टली क्या हुआ कि जो इंडियन इंडिपेंडेंस बिल जो है वो पास हुई ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1 जुलाई 1947 को। इसको एक रॉयल असेंट, मतलब वो बोलते हैं ना स्टैम्प मिलना, रॉयल असेंट, एक स्टैम्प मिला 18 जुलाई 1947 में। इंडिया और पाकिस्तान उसके बाद फॉर्म हुई 14 और 15 अगस्त 1947 रिस्पेक्टिवली। इंडिया और पाकिस्तान दोनों इंडिपेंडेंट कंट्रीज बन गए इवेंचुअली। तो चाहे जितने भी प्रॉब्लम्स आई, जो भी आई, पार्टीशन इवेंचुअली हो गया। एग्जीक्यूशन ऑफ द माउंट बैटन प्लान, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो जो एग्जीक्यूशन हुई माउंट बैटन प्लान की वो हो गई। तो जो कहा गया था, उस जो भी यहाँ पे आपने प्रपोजल्स ऊपर में देखे हैं वो सारा हुआ। जो मेंबर्स थे, माइनॉरिटी मेंबर्स बंगाल और पंजाब असेंबलीज़ के, उन्हें ये राइट दिया गया कि वो अलग से सेपरेटली मिल सकते हैं और अपनी डिसीजन ले सकते हैं वेदर दे वांट टू जॉइन पाकिस्तान और इंडिया। सिलहेट जो थी डिस्ट्रिक्ट असम में, उन्होंने ये चूज़ किया कि वो ईस्ट पाकिस्तान के साथ रहेंगे। एक बाउंड्री कमीशन सेट हुई ब्रिटिश लॉयर रैडक्लिफ के अंडर, ठीक है, ताकि पंजाब और बंगाल के बीच में वो जो बाउंड्री लाइन है वो क्रिएट करे। उसके बाद
Muslims strongly resented the loss of गुरुदासपुर इन पंजाब, मुर्शिदाबाद एंड नायरा, मतलब ये सारी जगह उन्हें नहीं मिली, ठीक है। और सिक्स फिर काफ़ी ज़्यादा दुखी हुए क्योंकि उन्हें लाहौर, कैनल कॉलोनीज़, खुलना, चित्तगोंग हिल ट्रैक्ट्स ये सब नहीं मिली। तो बेसिकली यही सब हुआ। बेसिकली क्या क्या हुआ पार्टीशन के बाद यही लिखा हुआ है यहाँ पे। अब हम ये देखेंगे कि कांग्रेस ने एक्सेप्ट क्यों की पार्टीशन, बिकॉज उन्होंने इस प्लान को, माउंटबैटन प्लान को एक्सेप्ट किया, मतलब उन्होंने पार्टीशन को एक्सेप्ट किया क्यों, क्योंकि उन्हें जल्दी से जल्दी पावर चाहिए था। अगर उस पावर को लेने के लिए पाकिस्तान का बनना ज़रूरी भी था तो देवर लाइक ठीक है बन जाए पाकिस्तान, बट हमें जो है पावर चाहिए, तो उन्हें पावर चाहिए था। उसके बाद क्या था कि मुस्लिम लीग जो है वो बहुत ज़्यादा नॉन कोऑपरेशन कर रही थी, दे वर नॉट कोऑपरेटिंग। मुस्लिम लीग जो है वो एकजुट होकर अपना डिमांड किए जा रही थी पाकिस्तान के लिए, किए जा रही थी। तो कांग्रेस को ये चीज़ समझ आ गया था कि इन्हें नेशनलिस्ट मेन स्ट्रीम में लाना तो पॉसिबल नहीं है, इनके अंदर वो नेशनलिज्म वाला भावना क्रिएट करना तो पॉसिबल नहीं है, ये अपनी बात पर टिके रहेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ क्या हो रहा है इनके साथ। दे आर स्टिल एडमेंट ऑन द फैक्ट कि इन्हें एक सेपरेट कंट्री चाहिए। तो उन्होंने भी सोचा कि रहने देते हैं, लेट पाकिस्तान बी फॉर्म्ड। 1946 तक ये बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया था कि मुस्लिम लोग जो थे, मुस्लिम पीपल जो थे, वो मुस्लिम लीग के पीछे खड़े थे एकदम एकजुट होकर, और वो चाहते थे कि पाकिस्तान का फॉर्मेशन हो, ठीक है। उसके बाद कांग्रेस लीडर्स को ये भी लगा कि जो पार्टीशन है वो गलत है, वो एक ईविल है, ठीक है, मान रहे थे वो ये चीज़, बट दैट इज़ अ लेसर ईविल देन सिविल वॉर। अगर पाकिस्तान नहीं बनती तो पूरे कंट्री में एक सिविल वॉर हो जाती, एक जंग छिड़ जाती कॉमन लोगों के बीच में, तो वो नहीं चाहते थे कि ये हो। उन्हें था कि पार्टीशन हो जाए पर ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। दिस इज़ व्हाट दे थॉट। नेक्स्ट, जस्ट अ सेकेंड, just a second. नेक्स्ट ये रीज़न था कि इंटरिम गवर्नमेंट का जो ब्रेकडाउन हुआ था वो इसी चीज़ की वजह से हुआ था कि कोऑपरेशन नहीं थी लीग के मिनिस्टर, मुस्लिम लीग के मिनिस्टर्स के बीच में, तो इंटरिम गवर्नमेंट भी सही से नहीं चल पाई। तो ये सब चीज़ जो है उससे समझ आ गया था कि पाकिस्तान जब तक नहीं बनेगी तब तक इंडिया के बीच में भी, इंडिया के अंदर भी कुछ पीसफुल कुछ नहीं होने वाला है। उसके बाद कांग्रेस लीडर्स स्ट्रांगली अपोज द बाल्कनाइजेशन ऑफ द कंट्री। तो अब बेसिकली कांग्रेस लीडर्स नहीं चाहते थे कि कंट्री के अंदर ही ऐसी चीज़ें हो जो कंट्री के फेवर में ना हो, समझ रहे हो। अब अगर कंट्री के अंदर दो ऐसे पार्टीज़ हैं जो एक दूसरे के साथ समझौता करना ही नहीं चाह रहे, तो कोई पॉइंट है उन दोनों का एक साथ रहने का? नहीं, राइट। और बाल्कनाइजेशन का मतलब यही हुआ कि फ्रैगमेंट हो जाती है फिर कंट्री दो हिस्सों में, दो रीजन में, जैसे जिनके बीच में फिर कोल्ड वॉर, वर्ल्ड वॉर सब चलने लगी, ठीक है। तो कंट्री का फ्रैगमेंटेशन होने से अच्छा है कि एक दूसरी कंट्री बन जाए। दिस इज़ वॉट द ब्रिटिश पीपल, द कांग्रेस पीपल थॉट। तो यही सब रीज़न था कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया इस पार्टीशन को। रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट का इस चीज़ में क्या रोल है? तो जो लॉर्ड माउंटबैटन है ना, उनको बहुत गालियाँ पड़ी थी इस चीज़ के लिए कि वो बहुत जल्दी में, उनको बहुत जल्दी थी इस पार्टीशन की, इसीलिए कंट्री बनी नहीं बनी, कंट्री के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन बना नहीं बना, बट उनको था कि भैया पहले कंट्री को आप सेपरेट करो। तो इंडिया और पाकिस्तान दोनों बन गई, पर वो जो बाउंड्री थी ना, जो रेड क्लिफ बनाने वाला था बाउंड्री, वो बनी ही नहीं थी। अब अगर बाउंड्री अच्छे से बनी ही नहीं है तो कॉन्फ्लिक्ट तो होगी। तो कंट्रीज बन गई, लेकिन इंडिपेंडेंस के बहुत बाद में भी वो जो बाउंड्री थी दोनों कंट्री के बीच में वो सही से डिमार्केट नहीं हुई थी, इसलिए कश्मीर को लेके काफ़ी टाइम तक, इनफैक्ट अभी तक वो प्रॉब्लम चलती है। कुछ क्रिटिक्स ये भी कहते हैं कि ब्रिटिश को कुछ ज़्यादा ही जल्दी थी, वो चाहते थे कि पार्टीशन हो और उसके बाद भसड़ मचे, दैट इज़ द रीज़न वाई दे डिड दैट, ठीक है। उसके बाद इतना बड़ा मूवमेंट हुआ था, मास मूवमेंट पॉपुलेशन का, इंडिया से पाकिस्तान, पाकिस्तान में सारे लोग जा रहे हैं एंड ऑल ऑफ दैट, तो काफ़ी ज़्यादा मैसेकर, राइट्स, मतलब काफ़ी ज़्यादा दंगे फसाद, काफ़ी ज़्यादा लोग तो ऐसे हेल्थ इश्यूज़ के कारण भी मर रहे थे, तो काफ़ी ऐसे लोग मरे, काफ़ी ज़्यादा उनकी सेफ्टी पे भी प्रॉब्लम आई एंड ऑल ऑफ दैट, तो काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकली भी प्रॉब्लम हुई थी इस चीज़ को लेके, ठीक है। तो यही सब हुआ और कुछ नहीं।
लॉर्ड माउंटबैटन को काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ के बाद हेट मिला था एंड ऑल ऑफ दैट. दिस इज़ व्हाट द रोल ऑफ ब्रिटिश वाज इन ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज इन पार्टीशन. आप इसको पढ़ोगे तो you'll get it. If you have any problem, do write in the comment section below. So thank you very much for watching this video. I hope you like the video. If you like the video, do like, share, subscribe and share it with your friends. Please share it with your friends. आप काइंडली इसे शेयर कीजिए एंड 500 सब्सक्राइबर्स बहुत जल्दी होने वाले हैं, सो प्लीज़ हेल्प मी रीच दैट एंड देन 1K. So yes, if you like the video, please do share it with your friends and yeah, see you very soon in the next video. Also do write in the comment section कि next video आपको किस subject पे या किस chapter पे चाहिए. Thank you very much.